अध्याय 5 कंपनी के लेखे फर्स्ट, जिसमें जानेंगे अंश, इसका आशय, प्रकार, अंशों का निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन संबंधी लेखे तथा पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। कंपनी अकाउंट फर्स्ट, शेयर्स, मीनिंग, काइंड्स, issue of share, forfeiture and reissue, related accounts and redemption of preference shares। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है तथा जिसकी एक सार मुद्रा यानी कॉमन सील होती है। आधुनिक व्यवसाय और उद्योग को चलाने एवं उसके विकास के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एकांकी तथा साझेदारी जैसे परंपरागत प्रारूप दोनों ही इसे जुटाने में असमर्थ रहे हैं। अतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया है। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि व्यवसाय के जो प्रारूप हैं उसमें पहला प्रारूप एकांकी व्यवसाय है, जिसकी कुछ निश्चित कमियां थी, जिसके कारण साझेदारी व्यवसाय का उदय हुआ। साझेदारी व्यवसाय में भी कुछ कमियां थी, जैसे सीमित प्रबंध की योग्यता, पूंजी की कमी, एकांकी व्यवसाय की भी ये कमियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नए व्यावसायिक प्रारूप का जन्म हुआ, जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। कंपनी में व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। कंपनी संगठन में विभिन्न स्थानों से बहुत से व्यक्ति और संस्थाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी पूंजी विनियोजित करते हैं, जो कि एक विशाल रूप धारण कर लेती है, और इस प्रकार कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भी कहते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। अब जानेंगे कंपनी का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। साधारण शब्दों में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है तथा जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। साधारण शब्दों में जो परिभाषा दी गई है उसमें इस बात को बताया गया है कि कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, अर्थात कंपनी के अंशों को खरीदा और बेचा जा सकता है तथा जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। ये कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है, इसको जब हम कंपनी की विशेषताएं आगे बताएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। कृत्रिम व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका
स्वरूप कानून की दृष्टि में होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन समामेलित एक कंपनी से है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 इस बात को बताती है कि किसी कंपनी को कंपनी होने के लिए या तो इस कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या इस अधिनियम से पहले हमारे देश में चलने वाले विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत उसका पंजीकरण व समामेलन होना चाहिए। धारा 2 सबसेक्शन 67 में पूर्व कंपनी विधि का अर्थ निम्न प्रकार से है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 के लागू होने से पूर्व कंपनी से संबंधित अधिनियम। भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 व इसके अलावा अंतरण कंपनी के पंजीयन अध्यादेश 1942, कंपनी अधिनियम 1956 तथा कोई विधि जो उपरोक्त अधिनियमों या अध्यादेश से तत्संबंधित हो तथा लागू होती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई कंपनी की इस परिभाषा से कंपनी का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अतः प्रस्तुत कंपनी अधिनियम तथा अन्य विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात कंपनी की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। कंपनी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जिसका जन्म विधान द्वारा एक अदृश्य अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। इसका पृथक एवं अस्थायी अस्तित्व व सारमुद्रा होती है तथा सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। और स्टूडेंट्स, अब जानेंगे कंपनी की विशेषताएं अथवा लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम अर्थात बनावटी व्यक्ति है। इसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी संपत्ति का क्रय विक्रय, अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। कंपनी का निर्माण एवं समापन केवल विधान द्वारा ही संभव है। स्टूडेंट्स, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति
अर्थात कंपनी का अस्तित्व विधान की दृष्टि यानी कानून की दृष्टि में होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने नाम से कोई भी संपत्ति, ज़मीन जायदाद खरीदने का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी भी अपने नाम से कोई भी संपत्ति क्रय कर सकती है और उसे बेच सकती है। इसके अलावा अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध या समझौता कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। व्यापारिक विवाद की स्थिति में कंपनी संबंधित पक्ष पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, अर्थात केस चला सकती है। नंबर 2, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी का कोई अंशधारी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। कंपनी की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, न कि सदस्यों की। कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में करता है। कंपनी अंशधारी पर तथा अंशधारी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एकांकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में व्यापार और व्यापार के स्वामी का अस्तित्व पृथक होते हुए भी आपस में जुड़ा रहता था, लेकिन कंपनी के मामले में कंपनी और इसके अंशधारियों के बीच जो संबंध होता है वह पृथक होता है। कंपनी किसी भी अंशधारी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता कर सकती है। कंपनी अपनी संपत्ति उसकी निजी संपत्ति होती है, न कि सदस्यों की। कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो कि एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है, यानी समझौते कर सकती है, लेन देन कर सकती है और कंपनी के द्वारा अंशधारी पर और अंशधारी के द्वारा कंपनी पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है या केस चलाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने, उसकी मृत्यु हो जाने अथवा पृथक हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व है। कंपनी का अस्तित्व अंशधारी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस कारण से यदि कोई अंशधारी दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह कंपनी से पृथक हो जाता है, तब भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा पॉइंट है सीमित दायित्व। कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है। यह केवल अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। हम जानते हैं कि एकांकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में एकांकी व्यवसाय के स्वामी और साझेदारी व्यवसाय में
साझेदार, विभिन्न साझेदार, उनका दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी के मामले में दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व क्या होता है, इस बात को हम जान लें। यदि हमारे व्यापारिक दायित्व अधिक हैं और हमारी व्यापारिक संपत्तियां कम, तो ऐसी अवस्था में अपने व्यापारिक दायित्वों का भुगतान हम अपनी व्यापारिक संपत्तियों से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारा व्यापारिक दायित्व 10,000 रुपये का है और हमारे पास व्यापारिक संपत्ति केवल 6,000 रुपये की है, तो 10,000 रुपये का भुगतान 6,000 रुपये से नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में 10,000 रुपये का भुगतान करने के लिए हमें अपने पास से अपने निजी रूप में 4,000 रुपये अपनी संपत्तियों से देना पड़ेगा, तभी हम व्यावसायिक दायित्वों का भुगतान कर पाएंगे। यानी व्यापारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए हमारी निजी संपत्ति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कंपनी के मामले में दायित्व सीमित होता है और यह केवल अंशधारी के द्वारा खरीदे गए अंशों के क्रय मूल्य तक ही सीमित होता है। अर्थात एक अंशधारी के पास जितने मूल्य के अंश हैं उतना ही उसका दायित्व बनता है। अगर हमारे पास किसी कंपनी के 100 रुपये मूल्य के अंश हैं तो हमारा कंपनी के प्रति केवल 100 रुपये का दायित्व है सामान्य परिस्थितियों में। नंबर 4 सीमित दायित्व था। अब है नंबर 5 सदस्यों की संख्या। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और निजी कंपनी के मामले में यह संख्या 2 से लेकर 200 तक हो सकती है। तो संख्या की जब हम बात करते हैं तो एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाती है जो जनता को अपने अंश निर्गमित करती है। उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होगी और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जितने अंश कंपनी जारी करेगी उतने ही उसके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के मामले में यह संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 तक हो सकती है। अगला पॉइंट है सार्वमुद्रा। प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा, कॉमन सील, मोहर या स्टैंप होती है, जो कि इसके सभी प्रलेख या दस्तावेजों पर लगाई जाती है। इसके लग जाने पर कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सार्वमुद्रा कंपनी के सामान्य अस्तित्व का प्रतीक होती है। सार्वमुद्रा, मोहर या कॉमन सील, ठप्पा, जिसे हम कहते हैं, कंपनी के नाम की एक मोहर है। अगर किसी दस्तावेज पर कंपनी के नाम की मोहर लग जाती है और कंपनी सेक्रेटरी का हस्ताक्षर हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि सौदा कंपनी के द्वारा तय किया गया है। तो कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 7 प्रतिनिधि व्यवस्था।
कंपनी के संचालन में यह संभव नहीं कि प्रत्येक सदस्य कंपनी के संचालन में भाग ले। इसके लिए प्रतिनिधि शासन पद्धति होती है। इसमें कंपनी के अंशधारकों में से कुछ को कंपनी के संचालक के रूप में चुना जाता है, जो इसका संचालन करते हैं। स्वतंत्र रूप से यह संचालक या निदेशक कहलाते हैं। वह सामूहिक रूप से संचालक या निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। नंबर 8, अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों को अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। वह जब चाहें किसी को भी अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। उन पर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। निजी कंपनी की दशा में ऐसा करने पर कुछ रोक होती है। अंशों का हस्तांतरण अर्थात कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बेच और खरीद सकते हैं। उन्हें अंशों के हस्तांतरण की खुली छूट होती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर कुछ रोक होती है। अगला पॉइंट है कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कार्यक्षेत्र की सीमाएं कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाएं कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम द्वारा निर्धारित रहती है। कंपनी अधिनियम के विपरीत कंपनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कार्यक्षेत्र की सीमाएं में कंपनी की जब स्थापना होती है तो कंपनी 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करती है। एक होता है पार्षद सीमा नियम, जिसमें कंपनी की स्थापना के उद्देश्य मुख्य रूप से, और दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम, जिसमें कंपनी के संचालन से संबंधित नियम दिए जाते हैं। इन दोनों दस्तावेज के आधार पर ही कंपनी का समामेलन होता है और कंपनी का संचालन होता है। अर्थात पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की सीमाओं से बाहर जाकर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती है। 10वां पॉइंट है, 10वीं विशेषता है अभियोग चलाने का अधिकार। कंपनी अपने नाम से दूसरों पर अभियोग चलाने का अधिकार रखती है तथा इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी कंपनी पर अभियोग चलाने का अधिकार है। अभियोग चलाने का अधिकार अर्थात कोई व्यक्ति या अंशधारी कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो कंपनी उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है या केस चला सकती है, और ऐसे ही कोई व्यक्ति या अंशधारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा चला सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से कंपनी को भी अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। 11वां पॉइंट है विधान द्वारा स्थापना व समाप्ति। कंपनी का समापन स्वयं नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है। अतः कंपनी की स्थापना तथा समाप्ति विधान द्वारा ही की जा सकती है।
अर्थात कंपनी का जन्म भी कानून के द्वारा या विधान के द्वारा होता है तथा इसका समापन भी विधान के द्वारा होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, बाकी अगले लेक्चर में।